everyone. How are you all? Hope you all are good. So today students, we are going to start our 17th chapter of class 5, which is about the earth, the sun and the moon. तो ये बेसिकली कुछ celestial bodies हैं हमारे यूनिवर्स में जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. So let's start the chapter. First of all, the introduction, which is the planet Earth on which we live is a huge ball revolving around the sun. The Earth revolves at 1,08,000 किलोमीटर पर आवर. सो वो प्लैनेट वैसे तो बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन जिस प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल है, जिस पे हम लोग रह रहे हैं, दैट इज नोन एज अर्थ. अर्थ क्या है? एक बहुत बड़ी बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, एक ऐसा प्लैनेट है जो सन के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है. ठीक है, कितने रेट पे रिवॉल्व करता है? 1,08,000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 1,08,000 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करता है. ओके, scientists believe that millions of years ago our earth was just a huge cloud of dust and gases floating in space. तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है ना, बहुत मिलियन साल पहले की बात करी जाए तो हमारे अर्थ में क्या था? सिर्फ बस एक बहुत बड़े बड़े क्लाउड थे. किसके क्लाउड थे? डस्ट एंड गैसेस थे, जो ऐसी स्पेस में फ्लोट कर रहा था अर्थ. ठीक है ना, डस्ट था, क्लाउड था और कुछ नहीं था. ठीक है, एज अर्थ स्पिन्स इट बिगिन टू कूल फर्स्ट एंड फॉर्म अ क्रस्ट. फिर उसके बाद जब अर्थ स्पिन करना ऐसे शुरू हुआ, ठीक है, सबसे पहले वो क्या हुआ? कूल हुआ, ठंडा हुआ, और उसके बाद उस पर क्या बनने लगा? क्रस्ट बनने लगा. ठीक है, बट द इनसाइड ऑफ द अर्थ इज स्टिल बबलिंग हॉट मॉल्टन. लेकिन उसके अंदर अब भी उस टाइम पे भी क्या था? बहुत बड़े बबल्स से हॉट फायरिंग ऐसे उबलते हुए, खोलते हुए आपके बबल्स टाइप में थे. इवन टुडे आवर प्लैनेट इज इन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग. और आज भी हमारा प्लैनेट अब भी कूलिंग प्रोसेस में चल ही रहा है. मिलियन ऑफ ईयर्स अगे तो पहले बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन आज भी अभी भी कूलिंग प्रोसेस में ही चलता है. नाउ नेक्स्ट इज the earth is not a perfect sphere, it is slightly flattened at the poles and bulges at the equator. देखो, हम लोग वैसे बोलते हैं कि अर्थ की जो शेप है वो प्रॉपर ऐसे स्फेयर है, लेकिन वो परफेक्ट स्फेयर नहीं होता बच्चों. ठीक है ना, उस शेप को वैसे तो हम लोग जियोर शेप कहते हैं, लेकिन आपके लेवल के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो वो कुछ इस तरीके से है. आपको पता हो, सी आई विल शो यू द पिक्चर. ये आपको पिक्चर दिखा रखा है. ये वाला जो पोर्शन होता है, किसी ये वाला पोर्शन एंड दिस इज नोन एज पोल. ये आपके पोल्स होते हैं. और फिर ये वाला जो पोर्शन है, ये दिस इज नोन एज इक्वेटर. तो हमारा जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फेयर नहीं, स्फेयर तो ऐसा होता है पूरा राउंड शेप. ये क्या है? ये आपके पोल्स वाले पार्ट पे ऐसे कैसे फ्लैट है. ठीक है, और जो आपका ये इक्वेटर वाले पोर्शन है, इसमें आपको ये अच्छे से प्रॉपर कर्व है. इस तरीके की शेप होती है हमारे अर्थ. ठीक है ना, ऐसे नीचे ऊपर और नीचे दो पोल्स पे से फ्लैट है और ऐसे सब कर्व. इसको आप बोलते हो क्या? जियोर शेप बोलते हो, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. सिर्फ इतना जानो कि हाँ, कि हमारे अर्थ की शेप परफेक्ट स्फेयर नहीं होती है. ठीक है, सो इट हैज अ डायमीटर ऑफ 12,000 किलोमीटर एट द इक्वेटर. इक्वेटर पे कितना डायमीटर सबको पता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेंटर से इक्वेटर पे कितना? 12,000 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस है. साइंटिस्ट बिलीव दैट द अर्थ इज अबाउट 5 करोड़ 50 लाख years old. It is about 150 million kilometer away from the sun. साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि कुछ इतने साल पुराना हमारा क्या है? अर्थ है. कितने किलोमीटर? 150 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पर है कौन? हमारा सन. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू द अर्थ. अर्थ के बारे में पढ़ते हैं. क्या है? द स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अर्थ के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, नंबर 1 द क्रस्ट, द मेंटल, द कोर. ये 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर दिया. सबसे पहले पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में. इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव. तो हम कहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग बेसिकली बच्चों क्रस्ट पे ही सर्वाइव कर रहे हैं. अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जहाँ पे लाइफ है, उसको हम क्रस्ट कहते हैं. प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल लिव ऑन द क्रस्ट. इट इज द थिनेस्ट लेयर. तो प्लांट, एनिमल, हम सभी कहाँ हैं? हमारे अर्थ के क्रस्ट लेवल पे. ये बहुत एक पतली सी लेयर है जिसपे सारा आपके लाइफ पॉसिबल है. देन वी कम टू मेंटल. मेंटल क्या है? रॉकी मेंटल लाइज बीनीथ द क्रस्ट. अब क्रस्ट के नीचे रॉकी यानी कि पत्थर जैसे स्ट्रक्चर है. ठीक है, जिसको आप मेंटल बोलते हो. द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इज हार्ड. मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट है वो हार्ड है एंड इट मर्जेस विद द क्रस्ट. और वो किसके साथ मर्ज हो जाता है? आपके क्रस्ट के साथ ऐसे मर्ज हो जाता है. द लोअर पार्ट ऑफ द मेंटल इज हॉट एंड वोल्टन लाइक लावा.
और उसी मेंटल का जो नीचे वाला पार्ट है वो कैसा है, बहुत ही सॉफ्ट है, पिघला हुआ है, मॉल्टन है, जैसे कि बहुत आपका देखा है वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं तो हॉट लावा, गरम बिल्कुल लावा निकलता है, ऐसा ही कुछ आपका इनर वाला सरफेस होता है मेंटल का। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू द थर्ड पार्ट विच इज कोर। कोर के बारे में पढ़ते हैं। द कोर इज द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट का, हमारे अर्थ प्लैनेट का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको आप कोर बोलते हो। इट इज अबाउट 6,900 किलोमीटर अक्रॉस। कितना? 6,900 किलोमीटर अक्रॉस है। द कोर इज वेरी हॉट। जितना अंदर जाते जाएंगे हम अर्थ के, वो उतना ज्यादा हॉट होता जाता है। तो कोर बहुत ज्यादा गर्म है, मेंटल से भी ज्यादा गर्म है। इट हैज टू पार्ट्स, दो पार्ट हैं, आउटर कोर एंड द इनर। ठीक है, द आउटर कोर इज इन द लिक्विड स्टेट विच कंटेन्स आयरन एंड निकल। तो जो आउटर कोर है हमारी अर्थ की, वो लिक्विड स्टेट में, यानी कैसा है, लिक्विड स्टेट है जिसमें आपको आयरन और निकल जैसे मेटल्स मिलेंगे। द इनर कोर इज लाइक अ सॉलिड बॉल मेड ऑफ आयरन। और जो अंदर वाली कोर है वो एक सॉलिड बॉल की जैसी स्ट्रक्चर है, इसकी बनी हुई है आयरन की। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू सन। सन के बारे में पढ़ते हैं। The sun is the star at the center of the solar system. पूरे सोलर सिस्टम के सेंटर में एक बहुत बड़ा स्टार जो प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। इट इज अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस दैट गिव्स ऑफ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या है? एक बहुत बड़ी बॉल है, बहुत ही हॉट है, जो गैसेस की, यानी कि बर्निंग गैसेस की बनी हुई है, और क्या देती है? बहुत अच्छी खासी अमाउंट में एनर्जी रिलीज करती है। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। अर्थ के ऊपर लाइफ जो पॉसिबल है वो सन के थ्रू जो हमको हीट एंड लाइट मिल रही है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। ओके, द सोलर सिस्टम ऑल्सो कंटेन प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड। सोलर सिस्टम में क्या क्या आपके प्लैनेट्स भी आते हैं, कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड, ये सब भी आते हैं। दे ऑल ऑर्बिट और ट्रैवल अराउंड द सन। ये सभी किसके? सन के अराउंड ही ट्रैवल करते हैं। अर्थ ऑर्बिट द सन एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? आपका जो अर्थ है, अर्थ भी तो प्लैनेट है, वो भी क्या कर रहा है? हमारे सन के अराउंड ही रोटेट कर रहा है। तो कितने किलोमीटर के डिस्टेंस से? 15 करोड़ किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमारा क्या कर रहा है? अर्थ रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ इज अबाउट 2,50,000 टाइम्स फार्दर अवे। उसके अलावा जो दूसरा स्टार है जो अर्थ के बहुत ही पास है, वो कितना? 2,50,000 टाइम्स दूर होता है। ठीक है, दैट इज वाई द सन इज बाय फार द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। तो इसीलिए जो हमारा अर्थ है वो, सॉरी जो सन है, वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार माना जाता है, ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है हमारे स्काई में। नाउ नेक्स्ट, द सन कंसिस्ट मोस्टली ऑफ द गैसेस हाइड्रोजन एंड हीलियम। सन के अंदर क्या है? मोस्टली आपके गैसेस से ही बना हुआ है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम। द सन हैज बीन शाइनिंग फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। सन कब से? मिलियन ऑफ ईयर्स से ब्राइटली शाइन कर रहा है। बिलियन ऑफ ईयर्स इन द फ्यूचर द सन विल यूज अप ऑल इट्स हाइड्रोजन फ्यूल। अभी आगे भी बिलियन ऑफ ईयर्स शाइन करने के बाद आपका जो सन है वो अपना जितना भी पूरा आपका उसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूल है वो सारा यूज कर लेगा। इवेंचुअली इट विल स्टॉप शाइनिंग, उसके बाद ये शाइन करना बंद कर देगा। अभी बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद, मिलियन ऑफ ईयर्स से तो शाइन कर रहा है, अभी आगे भी बिलियन ऑफ ईयर्स ये चलेगा। यानी कि दैट मींस जो ये शाइन कर रहा है वो किसकी वजह से? अपने इन गैसेस की वजह से, प्लस हाइड्रोजन हीलियम की वजह से शाइन कर रहा है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू मून। तो मून के बारे में पढ़ेंगे। द मून इज अ लार्ज नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट ट्रैवल्स अराउंड द अर्थ आफ्टर द सन। इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। तो एक बहुत बड़ा नेचुरल ऑब्जेक्ट है कौन? मून, जो अर्थ के अराउंड क्या करता है? ट्रैवल करता है। सन के बाद अगर कोई दूसरा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हमको स्काई में दिखता है, वो क्या दिखता है? मून दिखता है। द मून इज स्लाइटली मोर देन 1/4 द साइज ऑफ द अर्थ। ठीक है ना? तो क्या है, जो मून है वो आपके अर्थ के साइज से कितना? मोर देन 1/4 ज्यादा है। इट्स डायमीटर इज अबाउट 3,500 किलोमीटर। इसका डायमीटर कितना है? 3,500 किलोमीटर है। ठीक है, चलो, यानी कि अर्थ का जो साइज है उसके 1/4 से ही थोड़ा फालतू है। यानी कि मून बड़ा नहीं है, मून तो छोटा ही है, लेकिन अर्थ का टोटल साइज का 1/4 यानी कि 1/4 उससे ही थोड़ा सा फालतू है। कितना डायमीटर है? 3,500 किलोमीटर डायमीटर है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, सो इट इज वेरी हॉट विद द सनशाइन। और कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है आपके मून के ऊपर। तो दैट मीन्स आपका जो मून है वो काफी क्या है? गर्म है।
यानी कि हॉट है, जहाँ पे भी इसकी सन की लाइट इस पे फॉल होती होंगी वहां पे उसका एरिया बहुत ही गर्म रहता है, क्योंकि उसका कोई एटमॉस्फेयर मून का है। द मून्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है। ग्रेविटी पता है ना क्या होता है? ग्रेविटी फोर्स होता है जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को नीचे की तरफ पुल डाउन करता है। तो मून के पास भी जो ग्रेविटी है वो अर्थ की ग्रेविटी का केवल 1/6 है। यू कैन लिफ्ट अ हेवी ऑब्जेक्ट इजिली ऑन द मून। ठीक है, तो दैट मीन्स अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है मून की ग्रेविटी से। दैट मीन्स नीचे की तरफ फोर्स नहीं लगेगा। कहाँ? आपके मून पर कम लगेगा। दैट मीन्स वहां पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक हेवी ऑब्जेक्ट को आसानी से कैरी कर सकते हो ऑन दी मून। Moon's gravitational pull is 1/6 that of Earth. If your weight is 60 kg on the Earth, it will be 10 kg on the Moon. तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 है। दैट मीन्स अगर मान लो कि आपका जो वेट है वो अर्थ पर 60 kg है, ठीक है ना, तो आपके मून पर जाकर आपका वेट केवल और केवल 10 kg होगा। कैसे? तो 60 का, देखो 60 का 1/6 कर देंगे तो दिस विल बी कट, कितना आएगा 10। तो दैट मीन्स कितना 10 kg आपका वेट हो जाएगा ऑन दी मून, मून के ऊपर। ठीक है, चलो नाउ द मून स्पिन्स अबाउट द सेंटर। मून क्या करता है? अपने सेंटर पे ही स्पिन करता है। इट कंप्लीट्स वन रोटेशन इन अबाउट 27 डेज। एक रोटेशन 27 डेज में कंप्लीट करता है। द सेम टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। और इतना ही टाइम वो क्या करता है एक ऑर्बिट को कंप्लीट के लिए मिलता है, यानी कि उसकी एक ऑर्बिट कब कंप्लीट होती है? 27 डेज में। For this reason, the same side of the moon always faces the earth. तो यही एक रीजन है कि जिसकी वजह से हमें जो मून की सेम साइड ही अर्थ पर विजिबल होती है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू फेजेस ऑफ द मून। मून के फेजेस के बारे में पढ़ते हैं। When viewed from the earth, the moon looks different at different time. अगर हम अर्थ के ऊपर से देखते हैं मून को तो हमने क्या देखा है कि मून अलग अलग टाइम पे अलग अलग दिखता है, शेप में भी है ना, और साइज में भी। तो दीज वेरिंग अपीयरेंस आर ऑल फेजेस। तो ये जो अलग अलग हमको फेजेस, अलग अलग हमको पिक्चर से बोलो अलग अलग अपीयरेंसेस हमको दिखती है मून की इन द स्काई डिफरेंट डेज पे, उसको हम फेजेस बोलते हैं। ओके, समटाइम्स द मून लुक्स लाइक अ फुल सर्कल। कभी कभी ऐसा होता है पूरा का पूरा चांद दिखता है ऐसे फुल सर्कल। एट अदर टाइम्स इट अपीयर्स एज ओनली अ थिन स्लाइस और लुक्स कंप्लीटली डार्क। कभी कभी ऐसा होता है, कैसे होता है, कोई स्लाइस हो, पतली सी स्लाइस हो, तो कितना ही हमको दिखता है मून, है ना, और कैसा दिखता है? बिल्कुल डार्क। However, the moon shape does not change. It just looks that away from the earth. ठीक है, मून की शेप चेंज नहीं हो रही होती है। अगर आपको अगर यहाँ से अर्थ के पीस दिख रहा है कि भाई मून कभी किस शेप का है किस शेप का है, तो मून की खुद की शेप चेंज नहीं होती। वो सिर्फ इतना होता है कि आपको अर्थ के ऊपर से मून का कितना पार्ट विजिबल हो रहा है। ठीक है ना, वो रोटेट करते करते आपको किस उसका कौन सा साइड है जो हमको दिख रहा है, तो उतना ही आपको वो विजिबल होगा, उसी तरीके की शेप विजिबल होगी। द मून रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन। मून की खुद की लाइट नहीं होती है, वो उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो सन उसके ऊपर फॉल करता है। एज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, द सन शाइन्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मून। तो क्योंकि मून अर्थ के अराउंड ऐसे रोटेट करता है और अर्थ सन के अराउंड रोटेट करता है, तो सन की जो भी लाइट रेज मून के ऊपर आ जाती है उतना ही साइड हमको मून का विजिबल होता है ऑन दी अर्थ। दिस कॉजेज डिफरेंट पार्ट्स टू बी विजिबल फ्रॉम दी अर्थ। इसी की वजह से हमको मून के डिफरेंट फेजेस विजिबल होते हैं ऑन दी अर्थ। ये देखो आपको इतने सारे फेजेस दिखा रखे हैं यहाँ पे, कभी किस तरीके का, कभी किस तरीके का, डिपेंड करेगा कि सन की कितनी लाइट आपके कौन से पार्ट पे मून पर फॉल हो रही है, उतना ही पार्ट को अर्थ पर विजिबल होता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन। People have observed the moon since ancient times. In the 1600s, the invention of the telescope allowed the people to study the moon more closely. देखो आज के नहीं, बहुत पुराने टाइम से लोग अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं मून को। ठीक है ना, अगर 1600 की बात करें पुराने टाइम में, तो तब हमारा जो टेलीस्कोप का इन्वेंशन हुआ था जब, ठीक है, तब से लोग क्या करने लगे और अच्छे से मून को स्टडी करने लगे, ऑब्जर्व करने लगे टेलीस्कोप की डिस्कवरी के बाद। 21st July 1969 was a historical day for the mankind because the American spacecraft Apollo 11 landed on the moon on this day. तो 21st July 1969 हमारे पूरे के पूरे मतलब सभी मैनकाइंड के लिए बहुत ही हिस्टोरिकल डे था। क्यों? क्योंकि उस दिन एक अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट, हमारा इंडियन नहीं का, अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम था अपोलो 11। ये सबसे पहली बार मून सरफेस पे जाके लैंड हुआ था। Neil Armstrong was the first man to step on the moon, followed by Edwin Aldrin.
ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रांग पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने मून सरफेस पे क्या करा था, लैंड किया था। उसके बाद एडविन एल्ड्रिन थे जो उनके बाद गए थे। माइक कॉलिंस रिमेन्ड इन द स्पेसक्राफ्ट व्हिच ऑर्बिटेड द मून। तो माइक कॉलिंस स्पेसक्राफ्ट में ही रहे और उन्होंने प्रॉपर्ली क्या करा, मून के ऑर्बिट को ऑब्जर्व किया। दे कलेक्टेड सैंपल्स ऑफ मून रॉक एंड डस्ट टू स्टडी मोर अबाउट द मून। और उसके अलावा उन्होंने क्या, मून पे जो रॉक है, सैंड है, डस्ट है, वो सब वो वहां से कलेक्ट करके लाए थे, सो दैट वो अर्थ सरफेस पे आके अच्छे से और अच्छे से मून को स्टडी कर सके। ठीक है। So that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.